मैंने कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और उसे खंजर मार दिया। हेलो फ्रेंड्स, यह शब्द हैं सारा जेनेट मास द्वारा लिखी गई उनकी रोमांटिक फैंटेसी नॉवेल अ कोर्ट ऑफ थॉर्न्स एंड रोजेस की, जो किताब एक फैंटेसी नॉवेल सीरीज का हिस्सा है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगी, सारा जेनेट मास एक अमेरिकन ऑथर हैं जो अपनी पॉपुलर फैंटेसी नॉवेल्स के लिए मशहूर हैं। उनका जन्म 5 मार्च 1986 को न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। छोटी उम्र से ही उन्हें लिखने का शौक था और उन्होंने अपनी पहली नॉवेल थ्रोन ऑफ ग्लास का पहला ड्राफ्ट सिर्फ 16 साल की उम्र में लिख दिया था। थ्रोन ऑफ ग्लास 2012 में पब्लिश हुई और जल्द ही रीडर्स में पॉपुलर हो गई, जो उनके सक्सेसफुल राइटिंग करियर की शुरुआत बनी। मास की लिखी अ कोर्ट ऑफ थॉर्न्स एंड रोजेस सीरीज रोमांस, एडवेंचर और मैजिक का कॉम्बिनेशन है। तो बढ़ते हैं अ कोर्ट ऑफ थॉर्न्स एंड रोजेस की कहानी की तरफ, जो 19 साल की लड़की फेरा और मैजिकल कैरेक्टर टैमलिन पर आधारित है। कहानी की शुरुआत एक बर्फ से ढकी जंगल से होती है, जो बर्फ की वजह से एक भूल भुलैया बन चुका था। 19 साल की जवान फेरा, जिसका परिवार जीने के लिए विशेष रूप से शिकार पर निर्भर करता था, वो आज खाने का इंतजाम करने, शिकार करने इन घने जंगलों में अपने घर से थोड़ी ज्यादा दूर निकल चुकी थी। यह कोई मामूली दूरी नहीं थी, यह शायद फेरी की जमीन यानी लैंड्स ऑफ प्रीथियन थी। जानकारी के लिए बताना चाहूंगी, जैसे कि यह एक फैंटेसी नॉवेल है, यहाँ फेरी एक जादुई इंसान को बोला गया है जो देखने में इंसानों की तरह है, पर उनके पंख हैं, वो जादुई हैं और उनका कद बहुत ही छोटा है। लैंड ऑफ प्रीथियन यह फेरी का एक क्षेत्र है जो 7 न्यायालयों में विभाजित है। इंसानों और प्रीथियन के फेरी में यह तय हुआ था कि इन दोनों के बीच शांति बनाने वो दोनों एक दूसरे के इलाके में नहीं जाएंगे जब तक उन्हें उनकी मौत ना प्यारी हो। फेरा ने उस दिन यह जोखिम इसलिए उठाया था क्योंकि उसके घर में अब खाने, सूखे मांस की बस एक आखिरी हिस्सा बचा था। कांटों को काटते हुए फेरा आगे बढ़ रही थी। उसकी सांसें मानो रुक सी गई जब उसकी नजर एक हिरन पर पड़ी, जो ज्यादा बड़ा तो नहीं था, पर इतना था कि वो उसके परिवार का पेट एक हफ्ते तक भर सकता था। फेरा के जबान इस खाने को देखकर मानो अभी से पानी से भर चुके थे। यह हिरन उन्हें खाना, इसकी चमड़ियां उन्हें कपड़े और सूप क्या नहीं दे सकते थे। फेरा की लालच बढ़ती ही जा रही थी। कपकपाती उंगलियों के बावजूद भी फेरा ने एक गहरी सांस ली और ठीक से सुनिश्चित करते हुए अपना निशाना तैयार किया। पर एक सुनहरी और चमकदार आंखें भी थी जिसकी नजर फेरा के ही शिकार पर टिकी थी। वो बड़ा और भव्य था। अपने शांत पैरों के साथ वो भी उसी हिरन की तरफ कदम बढ़ा रहा था जिसे फेरा ने अपना निशाना बना रखा था, और देखने में वो एक भेड़िया था। उसके तरीके से फेरा सोचने पर मजबूर थी, कहीं ये भेड़िया के भेष में प्रीथियन से आया हुआ एक फेरी तो नहीं है। भेड़िया हिरन पर हमला करता है। फेरा सोचती है, अगर वो उस भयंकर भेड़िए को मार गिराए, जो शायद एक भेस बदला फेरी भी हो सकता है, तो वो अपने लोगों पर एहसान करेगी और उन्हें उस नुकसान से बचा लेगी जो फेरी इंसानों को पहुंचाते हैं, और साथ ही साथ अपने लिए खाने का इंतजाम भी कर लेगी। इसी के साथ ही साथ फेरा अपना पहाड़ी राख की लकड़ी से बना भारी लोहे का ऐश एरो यानी कि तीर निकालती है और तीर चला देती है। यह कोई मामूली तीर नहीं थी, यह तीर एक फेरी को भी मारने की ताकत रखता था। जैसा सोचा वैसा ही हुआ। तीर चलते ही भेड़िया गिर चुका था। फेरा ने भेड़िया के खाल छिले और हिरन के शरीर के साथ भेड़िया के खाल को लेकर जंगल से निकल पड़ी और भेड़िया का शरीर वहीं बर्फ भरे जंगल में छोड़ दिया। अगले कुछ दिनों के लिए फेरा के पास अच्छा खाना और खाल भी था जिससे वो कुछ पैसा बना सकती थी। फेरा अपने शिकार के साथ वापस अपने घर लौटती है, जहां वो अपने पिता और बहनें एलियन और नेस्टा के साथ रहती थी। उनका परिवार 8 साल पहले फेरा की मां के मौत के साथ अपनी दौलत भी खो चुका था। उन्हें कर्ज देने वालों ने फेरा के पिता की टांग तोड़कर उन्हें लंगड़ा बना दिया था क्योंकि वो उनके कर्ज लौटाने में असमर्थ थे। उसके पिता का काम खत्म होने के बाद से वो बीमारी और उदासी में जी रहे थे और उसने अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दिया था। फेरा ने अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाई थी क्योंकि उसने अपनी मां से उनकी मौत से पहले वादा किया था कि वो अपने परिवार का ख्याल रखेगी। उस रात सभी हिरन का गोश्त खाकर खुश होते हैं
और बचा हुआ मीट संभाल कर इस्तेमाल करने की योजना बनाते हैं। फेरा हिरन और भेड़िए के खाल को देखती है और सोचती है कि यह कितने दिन तक उन्हें गुजारा देगा, और वो सोचती है कि वो भेड़िए के खाल बेचने के लिए बाजार ले जाएगी और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करेगी। अब तक उसकी बहनों ने नए क्लॉक और बूट्स की फरमाइश कर चुके होते हैं। नेस्टा और एलियन अलग अलग तरीकों से अपनी जिंदगी जीती है। नेस्टा थोड़ी कठोर और इगोइस्टिक है, जबकि एलियन ज्यादा शांत और मासूम है। तभी फेरा और नेस्टा में बहस होती है, नेस्टा के प्यार टॉमस को लेकर, जो एक लकड़हारे का बेटा है। फेरा नेस्टा से कहती है कि उनके पास दहेज नहीं है और वो टॉमस के परिवार पर बोझ बनेगी। नेस्टा इस बात का इल्जाम फेरा पर लगाती है कि उसका खुद एक आशिक है जिसका नाम इसक हैल है। पिता फेरा से कहते हैं कि नेस्टा को बेहतर जिंदगी का सपना देखने दो, लेकिन फेरा जवाब देती है कि ऐसी जिंदगी का कोई वजूद ही नहीं है। फेरा, एलियन और नेस्टा बर्फ से ढके रास्तों पर गांव के तरफ जा रहे होते हैं। तभी चिल्ड्रन ऑफ द ब्लेसेड, जो हाई फे की पूजा करते हैं, उनका एक मेंबर फेरा और उनकी बहनों को रोक लेता है और हाई फे की पूजा करने प्रभावित करता है। यहाँ मैं बताना चाहूंगी, कहानी के मुताबिक हाई फे प्रीथियन फेरीज का एक सबसे ताकतवर और प्रभावशाली गठ है। यह सब सुनकर बहनें उन बच्चों को मना कर देती है, क्योंकि उन्हें फेरीज के पूजा करने में कोई रुचि नहीं है जो कभी ह्यूमंस पर हुकूमत करते थे। फेरा एक मर्सिनरी के पास जाती है जो भेड़िया के खाल के लिए ज्यादा पैसे देने तैयार था। फेरा पैसा ले लेती है। मर्सिनरी फेरा को चेतावनी देती है कि वो जंगल की गहराइयों में नहीं जाए, क्योंकि उसने सुना है कि फेरीज इंसानों और उनके बीच बनी उस दीवार को अब पार कर रहे हैं और फेरीज का हमला इंसानों की तरफ बढ़ रहा है। मर्सिनरी उन बहनों को खुद पर फेरी के हमले से मिले एक चोट की निशानी को भी दिखाती है, लेकिन फिर नेस्टा उसे खींच कर ले जाती है। फेरा अपनी बहनों को पैसे देकर कहती है वो घर पर मिलेगी और वो अपने प्रेमी आइजैक से मिलने के लिए चल पड़ती है। फेरा घर वापस आती है और वो साथ में खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद उन्हें एक दहशतनाक गरजने की आवाज सुनाई देती है जो उनके घर को हिला देता है। अभी एक सुनहरा भयंकर बीस्ट उनके घर के दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर आता है। फेरा अपने शिकार की छुरी को मजबूती से पकड़ लेती है, जो उस दरवाजे पर खड़े सुनहरे भयंकर जानवर के सामने एक छोटी सी सुरक्षा थी। इस खौफनाक जानवर का शरीर घोड़े जितना बड़ा और वो दिखने में आधा भेड़िया और आधा शेर जैसा था। उसके घुंघराले सिंग, बड़े पंजे और तेज दांत थे। फेरा को समझ आता है कि यह एक फेरी है। वो भयंकर बीस्ट जोर से चीखता है, कातिल। फेरा के पिता और बहनें डर से पास आकर बैठ जाते हैं। फेरा सोचती है कि कैसे अपने धनुष तक पहुंच सके। फेरा तुरंत समझ जाती है कि यह बीस्ट उस भेड़िए के लिए आया है जिसका उसने शिकार किया था, और फेरा का शक सही था, क्योंकि मरने वाला भेड़िया एक फेरी ही था। बीस्ट उन्हें चिल्लाकर कहता है, तुमने जिसे उन जंगलों में मारा वो भेड़िया मेरा दोस्त एंड्रस नामक एक फेरी था। फेरा अपने बहनों के लोहे के कंगन और अपनी छुरी उस प्राणी पर फेंकती है, लेकिन वो बीस्ट उसे आसानी से हटा देता है। बीस्ट यह जानना चाहता था कि एंड्रस भेड़िया को किसने मारा, और अब जब एंड्रस मर चुका है तो उनके बीच शांति समझौते के मुताबिक उन्हें भी एक जान की कीमत के बदले एक जान को गवा कर चुकाना होगा। फेरा सबकी सुरक्षा के लिए तुरंत ही अपना गुनाह और सच को कबूल कर लेती है। बीस्ट अब फेरा को दो रास्ते दिखाता है, या तो फेरा तुरंत अपनी जान गवा सकती थी, या फेरा बीस्ट के साथ प्रीथियन में चलने का रास्ता चुन सकती है जब तक फेरा की जिंदगी हो। उसके पिता गिड़गिड़ाते हैं और वो उस बीस्ट को सोना देने का वादा करते हैं जो उनके पास होता भी नहीं है, लेकिन फेरा मान जाती है, यह सोचकर कि शायद वो फेरीज की दुनिया से भाग निकलने में कामयाब होगी। अपने पिता और बहनों को अलविदा करते हुए फेरा बीस्ट के पीछे जंगलों की तरफ चल पड़ती है। जब फेरा उस बीस्ट के असली रूप को देखती है, उसे समझ जाता है यह फेरी किसी आम फे से ज्यादा ताकतवर है। बीस्ट उसके सफेद घोड़े पर बैठकर जंगल की गहराइयों से गुजरने लगता है। फेरा को एक बुरे डरावने फेरी को मारने का कोई अफसोस नहीं था। उसके दिमाग में बचपन से सुनी भयंकर कहानियां चल रही होती है, जहां उसने सुना था कोई भी इंसान फेरीज के दुनिया प्रीथियन से कभी वापस नहीं आता। जंगल के रास्ते में बीस्ट फेरा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन फेरा ज्यादा कुछ नहीं बोलती। उसका दिमाग उन सब चीजों पर होता है जो उसने पीछे छोड़ दी थी।
उसका परिवार, उनकी गरीबी भरी जिंदगी। बीस्ट उससे बताता है कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन फेरा को बीस्ट की बातों पर भरोसा नहीं था। प्रीथियन के तरफ सफर करते वक्त उनका रास्ता अलग अलग हसीन और अजनबी जंगलों से गुजरता है। तभी फेरा को कोई धातु की एक अजीब सी खुशबू आती है और उस पर एक जादुई नींद का असर होने लगता है और वो काले बादलों से घिरे एक दूसरे दुनिया में जाने लगती है। जब फेरा को होश आता है, वो देखती है कि वो एक बड़े गेट से गुजर रहे होते हैं। फेरा प्रीथियन के स्प्रिंग कोट की खूबसूरती और जादुई ताकत को देखकर हैरान होती है, लेकिन वहां एक अजीब सी खामोशी भी होती है। जादू की खुशबू उसे कोई धातु जैसी लगती है। वो सोचती है भाग जाने का, लेकिन उसे पता है कि भूख और कमजोरी के कारण वो कभी सफल नहीं हो पाएगी। महल के अंदर फेरा की मुलाकात एक फेरी से होती है, जो इंसान जैसे दिखने वाला लेकिन शक्तिशाली होता है। यह फेरी बीस्ट का दोस्त और स्प्रिंग कोर्ट का एक मेंबर होता है, जिसका नाम लूसियन होता है। बीस्ट, जिसने उसे यहाँ लाया था, अपने असली रूप दिखाता है और एक सुनहरे बालों वाला आदमी के रूप में बदल जाता है। वो खूबसूरत, घातक और निर्दयी था। बीस्ट अपना नाम टैमलिन बताता है। टैमलिन का चेहरा ज्यादातर सुनहरी और एमराल्ड मास्क से ढका होता है। टैमलिन और करीब सभी फेरीज अपने चेहरे को ब्लाइट नामक बीमारी की वजह से परमानेंट मास्क से ढक कर रखते थे, पर फेरा को लगता है यह मुखौटा इन फेरीज की असली नीयत और सच्चाई छुपाने के लिए है। टैमलिन एक हाईफे था, प्रीथियन का शाही था। टैमलिन फेरा को बताता है कि अब वो यहाँ रहेगी और उसके जीने की सारी जरूरतें यहाँ पूरी की जाएगी। फेरा को यह सब कुछ एक कैद जैसा महसूस होता है। वो सोचती है वो इन फे के देश में कैसे जिएगी और क्या यहाँ से कभी निकलने का कोई रास्ता उसे मिलेगा। टैमलिन उसे आश्वासन देता है कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। महल की शानो शौकत, जादुई खिदमतगार, खुद चलने वाला खाना और हर जगह बिखरी हुई खूबसूरती सब फेरा को हैरान करती है। भले ही वो भूखी होती है, फिर भी वो खाना खाने से इनकार करती है, क्योंकि उसने सुना होता है कि फेरीज का खाना इंसानों को उनका गुलाम बना देता है। टैमलिन थोड़ी नाराजगी से चीख कर फेरा से कहता है, खा लो अगर तुम बेहोश नहीं होना चाहती हो तो। एक और फेरी, जिसका लाल बाल, लोमड़ी का मास्क, चेहरे पर निशान और एक आंख गायब होती है, वो अंदर आता है। वो फेरा को देखकर हैरान होता है कि इतनी दुबली पतली लड़की ने उनके दोस्त एंड्रस को उसके भेड़िए रूप में बस एक तीर की मदद से कैसे मार गिराया। लूसियन फेरा के प्रति गुस्से में होता है, लेकिन टैमलिन उसे कहता है वो फेरा को नुकसान नहीं पहुंचाए। एलिस, जो एक बर्ड मास्क वाली नौकरानी होती है, फेरा को नहाने और नए कपड़े पहनने ले जाती है। यहाँ की शांति और सुकून देखकर फेरा चौंक जाती है, क्योंकि उसने प्रीथियन के बारे में हमेशा से बुरी कहानियां ही सुनी होती है। एलिस फेरा को चेतावनी देती है कि वो चुप रहे, सुनने की कोशिश करे और अपनी सूझबूझ पर भरोसा ना करे, और उसे यह भी कहती है कि लूसियन से अपना बचाव करे। फेरा अब भी खाना खाने से हिचकिचाती है, लेकिन टैमलिन समझाता है कि वो अपने यहाँ कोई गुलाम नहीं रखता। फेरा पूछती है कि उसे प्रीथियन में अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए और अपने परिवार की चिंता व्यक्त करती है। टैमलिन कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता वो अपना वक्त कैसे गुजारे, बस वह यह देखे कि वो मुसीबत में ना पड़े। टैमलिन उसे बोलता है कि उसने उसके घर पर एक फेरी भेज दिया है जो उसके परिवार की मदद करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि वो ठीक से हैं। लेकिन साथ ही साथ टैमलिन यह भी चेतावनी देता है कि अगर वो प्रीथियन से चली गई तो ऐसा नहीं होगा। फेरा को यह बात काफी अजीब लगती है, लेकिन साथ ही साथ उसे थोड़ा सुकून भी मिलता है कि उसका परिवार अब सुरक्षित है। फेरा ने कहानियों में यह तो सुना था कि फेरीज झूठ नहीं बोल सकते हैं, पर फेरा को लगता है टैमलिन सच को तोड़ मरोड़ कर कह रहा है। लूसियन फेरा से एंड्रस की मौत के बारे में पूछता है और उसके पछतावा की कमी को लेकर सवाल उठाता है। फेरा अधूरी तरह से माफी मांगती है, जो लूसियन पर असर नहीं करती। आखिर में फेरा समझ जाती है कि जब तक वो कुछ खाना नहीं खाएगी, उसे जादू से टेबल पर ही रोक दिया जाएगा, इसलिए वो मान जाती है। तो फीस्ट वहाँ था, वो उसकी जिंदगी का सबसे बेहतर खाना होता है। टैमलिन और लूसियन फेरा से उसकी जिंदगी के बारे में सवाल करते हैं। वो उनके आइजैक हेल के साथ उसके रिश्ते पर सवाल से हैरान होती है।
लेकिन यह भी कबूल करती है वो आइजैक से प्यार नहीं करती है। उस रात फेरा अपने कमरे का दरवाजा बंद करके पर्दे से एक जाल बनाती है। सुबह वो जाल एलिस को गिराने में सफल होता है। एलिस को इस बात से गुस्सा आता है कि फेरा ने पर्दे खराब कर दिए, लेकिन वो इस बात से प्रभावित होती है कि फेरा लड़ने की हिम्मत रखती है। एलिस उसे समझाती है यह जाल शक्तिशाली फे के खिलाफ बेकार है। वो फेरा को चेतावनी देती है जब वो महल के आसपास घूमे तो वो ध्यान रखे और खतरनाक फे से बचे। प्रीथियन में सब इतना आसान नहीं है जितना दिखता है। यहाँ सब कुछ बस ऊपर से ही अच्छा लगता है। जब फेरा पहली बार महल में इधर उधर घूमती है तो वहाँ दीवारों पर लगी पेंटिंग्स देखकर हैरान होती है। जब वो गार्डन की तरफ जा रही होती है, टैमलिन उसका रास्ता रोकता है और उसे सब कुछ दिखाने का प्रस्ताव देता है, जिसे फेरा इनकार कर देती है। टैमलिन उसे बताता है कि पिछले 50 सालों से एक ब्लाइट बला है जो प्रीथियन के जादू को कमजोर कर रही है। वो यह मानता है कि यह बला इंसानों की दुनिया को भी प्रभावित कर सकती है। फेरा गार्डन में छुपने की जगह और भाग जाने के तरीके ढूंढती है। उसे उम्मीद होता है कि वो लूसियन को अपनी बात समझाकर टैमलिन से कुछ चाहेगी और उनके बीच के समझौते से बचने का कोई तरीका ढूंढेगी। फेरा कुछ आवाजें सुनती है और अपने आंखों के कोने में एक चमक देखकर समझ जाती है वो अकेली नहीं है। जो भी जादुई प्राणी वहां थे वो एक पल में गायब हो जाते हैं। उस दिन शाम को खाने पर फेरा अपने ट्यूनिक के स्लीव्स में एक छुरी छुपा लेती है। अगर वक्त पड़ने पर यह छुरी उसे कुछ काम आ सके तो। लूसियन फेरा से फे दुनिया के बारे में उसकी जानकारी पर मजाक उड़ाता है और पूछता है कि उसकी माँ ने उसे फेरीज के बारे में क्या सिखाया था। तो फेरा जवाब में कहती है कि उसकी माँ तभी मर गई थी जब वो छोटी थी। यह सुन टैमलिन उससे सच में दुख व्यक्त करता है। अपने कमरे में वापस जाकर फेरा अपने बैग में कुछ एक्स्ट्रा कपड़े और वो छुरी छुपा कर रख लेती है ताकि अगर कभी भागने का मौका मिले तो उसके पास चीजें हों। फेरा योजना बनाती है कि वो लूसियन को ढूंढेगी और उससे अपनी आजादी के लिए मदद मांगेगी, लेकिन टैमलिन फेरा का रास्ता रोक लेता है और अपने साथ आने को कहता है। पर फेरा एक बार फिर मना कर देती है, जो टैमलिन को गुस्सा कर देता है। फेरा फिर लूसियन को ढूंढती है और उसके साथ शिकार पर चली जाती है। लूसियन फेरा को बताता है कि एंड्रस उसके साथ शिकार पर जाया करता था। फेरा उसकी उदासी को समझ जाती है और अपने लफ्जों से उससे माफी मांगती है। फिर लूसियन फेरा को झटका देता है जब वो बताता है कि उसे पता है फेरा उससे मदद मांगने आई है। लूसियन को खुशी होती है। फेरा उसे इतना काबिल समझती है कि वो टैमलिन को प्रभावित कर सकता है, लेकिन वो कह देता है समझौते के आगे कुछ नहीं हो सकता। फेरा लूसिया से ब्लाइट बीमारी और उनके मास्क के बारे में पूछती है। लूसियन उससे बताता है उनके मास्क परमानेंट हैं, जो उन्हें एक भयंकर ताकत ने लगाई है। वो जल्दी से अपनी बात पर पछताता है और एक अनजानी औरत का जिक्र करता है जिससे वो डर रहा था कहीं वो उनकी बात न सुन ले। लूसियन कहता है यह अच्छा होगा अगर फेरा को ब्लाइट के बारे में कम से कम पता चले। फेरा सोचती है वो औरत आखिर कौन होगी और उसके पास किस तरह की ताकत है। लूसियन फिर फेरा के सवालों को जवाब देना जारी रखता है, जैसे कि हाइफे और फेरी ताकतों के बारे में। वो फेरा को सूरियल के बारे में बताता है, जो एक खतरनाक फेरी है और जब उसे फंसाया जाता है तो वो सब सवालों के जवाब दे सकता है। अचानक लूसियन फेरा को अपने तीर नीचे रखने कहता है, बिल्कुल शांत और सीधा आगे देखने का हुक्म देता है। फेरा डर से कांप रही होती है जब उसे एक अनजानी ताकत का एहसास होता है जो उनके करीब आ रही होती है। वो अनजानी ताकत जो लूसियन और फेरा का पीछा कर रही होती है एक फेरी जीव था जिसे बोगी कहते हैं। लूसियन फेरा को बताता है कि बोगी तभी असल में होता है जब कोई उसका एहसास करता है या उसे मानता है। बोगी का असली रूप उनके इलाके में नहीं होता। फेरा अपने दिमाग में बोगी की आवाज सुनती है जो उसे कह रही होती है वो उसकी तरफ देखे। फेरा बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन वो अपने डर पर काबू रखने में कामयाब होती है जब तक वो दोनों सुरक्षा में ना पहुंच जाएं। लूसियन जो एक योद्धा था वो मानता है वो टैमलिन जितना सक्षम नहीं है। सफर के दौरान फेरा और लूसियन दोनों इंसानों और फे को लेकर अपनी गलतफहमियों पर बहस करते हैं। खाने के वक्त तनाव तब बढ़ जाता है जब लूसियन टैमलिन को बोगी के सामने आने के बारे में बताता है। टैमलिन गुस्से में बोगी का शिकार करने वहां से चला जाता है।
खाने के बाद जब फेरा अपने कमरे में अकेली होती है, वो गार्डन में टैमलिन के वापस आने का इंतजार करती है, लेकिन उसे गार्डन की झाड़ियों के पास एक परछाई दिखाई देती है। फेरा पहले सोचती है यह कोई फेरी है, लेकिन फिर उसे अपने पिता की शक्ल दिखाई देती है। फेरा अपने कपड़े और छुरी के साथ निकलती है। वो कमरे के ट्रिलिस से नीचे उतरती है ताकि अपने पिता से मिल सके, लेकिन टैमलिन उसे गेट तक पहुंचने से पहले ही पकड़ लेता है। फेरा को डर होता है कि टैमलिन उसे भागने की कोशिश करने पर मार डालेगा। टैमलिन उसे फिर से अपने पिता की तरफ देखने के लिए कहता है। इस बार फेरा के पिता गायब हो जाते हैं और उसे एक धनुष और तीर दिखाई देती है। फिर यह तस्वीर बदलकर एक सामान का पैक, उसकी रोती हुई बहनें और फिर से उसके पिता के शक्ल में दिखाई देने लगती है। टैमलिन फेरा को चेतावनी देता है वो अपने इंसानी एहसासों पर भरोसा ना करे। जो वो देख रही है वो एक पूका नामक का प्राणी द्वारा बनाया गया एक धोखा है। टैमलिन उसके भागने की कोशिश पर सवाल करता है। फेरा कहती है वो अपने घर वापस जाना चाहती है ताकि अपने माँ की दी हुई कसम को निभा सके। टैमलिन उसे यकीन दिलाता है उसका परिवार अच्छे से देखा जा रहा है और उसका वादा है प्रीथियन में रहकर यह बेहतर तरीके से पूरा होगा। टैमलिन फेरा को बताता है वो एक योद्धा है जिसे उसके मर्जी के विरोध हाई लॉर्ड की जिम्मेदारी उठानी पड़ी थी। फेरा धीरे धीरे अपने नए घर से समझौता करने लगती है, यह जानते हुए भी यह जगह कितनी खतरनाक है। फेरा अपने दिन लूसियन के साथ घूमते और देखभाल करते हुए बिताने लगती है। टैमलिन रात को अकेला बोगी का शिकार करता है। एक रात फेरा सपने से पसीने में उठती है। उसका सपना एंड्रस को मारने के बारे में था। अपने डरावने सपने से परेशान होकर फेरा घर के हॉल में चलने लगती है। टैमलिन अपने जानवर वाले रूप में वापस आता है और फिर इंसानी शक्ल में बदल जाता है। हालांकि टैमलिन ने बोगी को मार दिया है, लेकिन उसे भी जख्म मिले थे। टैमलिन फेरा को घर के छोटे से कोने में ले जाता है, जहां फेरा उसका हाथ साफ करती है और पट्टी बांधती है। टैमलिन उसके शिकार करने की क्षमता और उसके पढ़ने लिखने की असक्षमता पर सवाल उठाता है और कहता है वो उसे एक इंसानी रूप में कुछ अलग ही समझता है। अगली सुबह फेरा हॉल में लगी पेंटिंग्स को देखने के लिए तरसती है, लेकिन उसका ध्यान हट जाता है जब वो लूसियन और टैमलिन को बहस करते हुए सुन लेती है, जो उनकी बीमारी ब्लाइट की बुराई परिस्थिति के बारे में बात कर रहे होते हैं। टैमलिन को यकीन है कि ब्लाइट गुजर जाएगी, लेकिन वो मानता है और भी खतरे उस जमीन पर आ सकते हैं। लूसियन टैमलिन पर इल्जाम लगाता है वो उसका पत्थर दिल होने के बावजूद भी नर्म पड़ता जा रहा है। जब फेरा को उनकी बातें सुनते हुए पकड़ लिया जाता है तो वो लूसियन से पूछती है क्या वो आज पेट्रोलिंग पर जा रहा है। लूसियन कहता है आज तुम्हें टैमलिन के साथ जाना चाहिए। टैमलिन उसे बताता है उसने देखा था जब फेरा ने डिनर टेबल से छुरियां उठाई थी। उस रात टैमलिन फेरा को एक स्टडी में लेकर जाता है। फेरा इस किताबों से भरे कमरे को देखकर प्रभावित होती है। उसका मन होता है अपने परिवार को एक चिट्ठी लिखे ताकि उन्हें बता सके कि वो सुरक्षित है और उन्हें चेतावनी दे सके ब्लाइट उनकी जमीन तक फैल सकती है। वो लिखने की कोशिश करती है पर फेरा को लिखना पढ़ना नहीं आता था। टैमलिन या लूसियन से मदद मांगने में शर्म के कारण वो अपने शब्दों के लिस्ट को कचरे में डाल देती है। जब फेरा कमरे में इधर उधर चलती है तो उसे एक दीवार मिलता है जो प्रीथियन की कहानी दिखाता है, जिसमें इंसानों और फे के बीच के जंग और जमीन की तकसीम का जिक्र है। यह दीवार पर प्रीथियन के 7 कोट्स का भी जिक्र था, जो थे स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर, डॉन, डे और नाइट। टैमलिन अंदर आता है और फेरा का लिखना सीखने की मदद करने का प्रस्ताव देता है, लेकिन फेरा मना कर देती है। वो लूसियन के कमरे में जाती है और उससे सवाल करती है सूरियल को कैसे पकड़ा जा सकता है, क्योंकि उसे समझौते तोड़ने का राज जानना था। वो सलाह देता है कटे हुए मुर्गे का इस्तेमाल से और 2 फंदे वाले जाल से सूरियल को पकड़ा जा सकता है। वो यह भी कहता है ध्यान रहे वहां पास में बहने वाला पानी हो, क्योंकि सूरियल पानी पार करना पसंद नहीं करते। लूसियन साफ कर देता है टैमलिन को उसकी इस जानकारी से खुशी नहीं होगी। लूसियन यह भी कहता है उसे फेरा पसंद आने लगी है, इसके बावजूद भी कि वो एक इंसान है और उसने एंड्रस का खून किया था। तीर कमान के साथ तैयार फेरा जंगल की तरफ निकल जाती है। सूरियल के लिए एक जाल लगाती है और पेड़ पर चढ़कर इंतजार कर रही थी। एक चीख से यह साबित होता है कि उसका जाल काम कर गया था और वो पेड़ से नीचे उतरकर सूरियल का सामना करती है। सूरियल एक पतला सा प्राणी था जिसकी हड्डी सी शक्ल, सफेद आंखें, पीले नाखून थे।
जो फटी पुरानी चोगा पहना हुआ था। सूरियल फेरा को बताता है वो अपने घर नहीं जा सकती बिना अपने और अपने परिवार के जान को खतरे में डाले। वो यह भी बताता है टैमलिन स्प्रिंग कोर्ट का हाई लॉर्ड है और टैमलिन के साथ रहने से वो ब्लाइट से सुरक्षित रहेगी। जब फेरा और जानकारी मांगती है तो सूरियल उसे समंदर के पार के देश हाइब्रेन के राजा के बारे में बताता है। राजा, जो समझौते के शर्तों से नाराज था, उसने कोर्ट्स में घुसने के लिए प्राणियों को भेजा। इनमें से एक ने राजा का विश्वासघात किया। सूरियल अचानक कहानी को रोक देता है और फेरा को बताता है वो अकेले नहीं है। वो फेरा से गुजारिश करता है उसे आजाद कर दे और भाग जाए, क्योंकि सूरियल की चीख और फेरा की खुशबू से नागा, अंधेरेली और नफरत से भरे फेए प्राणी वहां आ गए हैं। इससे पहले फेरा कुछ कर सके, 4 नागा उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। फेरा पहली बार नागा को देखती है। यह आधा मानव आधा सांप जैसा तेज पंजे वाला प्राणी था। वो सोचती है कि लूसियन को आवाज लगाए, पर उसे शक होता है शायद वो उसकी मदद न कर पाए। वो एक चीख लगाती है ताकि नागा का ध्यान हटा सके और अपनी धनुष निकालती है और सूरियल को आजाद करने के लिए एक तीर चलाती है। वो एक नागा को तीर से मार देती है और नदी के किनारे तरफ दौड़ पड़ती है, यह जानते हुए पानी इन नागा को नहीं रोकेगा। लूसियन से मदद की उम्मीद करने के लिए वो काफी दूर होती है, इसलिए फेरा जितनी तेज दौड़ सकती है दौड़ती है, लेकिन यह काफी नहीं होता। नागा उसे घेर लेते हैं। गुस्से से भरी पर डर और अपनी सोच से वो अपने जूते में छुपी चाकू को निकालती है और एक नागा को घायल कर देती है। नागा उसे जमीन पर पटक देता है। तभी फेरा एक दहाड़ सुनती है। टैमलिन वहां पहुंच चुका था। वो एक नागा का गला चीर देता है, जबकि दूसरे नागा भाग जाते हैं। टैमलिन अपनी जादू से फेरा की चोटों को ठीक करने की कोशिश करता है। टैमलिन फेरा से पूछता है वो जंगलों में क्या कर रही थी, पर वो सूरियल को फंसाने की बात नहीं बताती। टैमलिन उसे चेतावनी देता है घर के पास ही रहे। फेरा उसका जीवन बचाने के लिए टैमलिन का शुक्रिया अदा करती है। फेरा को सूरियल की सलाह याद आती है, ज्यादा जवाब तलाशने की कोशिश ना करे, और तय करती है थोड़ी सी जानकारी उसके परिवार के साथ बांटने काफी होगी। फेरा देखती है टैमलिन जीतने के बावजूद भी हारा हुआ दिखता है। जब और भी ज्यादा फे इस जमीन में घुसने लगते हैं, फेरा एलिस से युद्ध की संभावना पूछती है। एलिस उसे ऐसे सवाल ना पूछने की चेतावनी देती है और कहती है टैमलिन सब कुछ संभाल लेगा। एलिस फेरा को सलाह देती है अगर जरूरत हो तो वो उसके पास आए, क्योंकि वो सूरियल को फंसाने का तरकीब दे सकती थी। फेरा लूसियन और टैमलिन के साथ रात के भोजन में शामिल होती है। जब लूसियन उसे कहता है वो खूबसूरत लग रही है, फेरा जवाब देती है उसने सुना था फेरीज झूठ नहीं बोल सकते हैं। लूसियन कहता है यह गलत फहमी है, जैसे लोहा उन्हें दूर रखता है यह भी गलत है, पर ऐशवुड उन्हें चोट जरूर पहुंचा सकता है। टैमलिन फेरा से पूछता है वो जंगलों में क्यों गई थी, और फेरा सच्चाई बताती है कि वो सूरियल से जवाब की तलाश कर रही थी। फिर टैमलिन फेरा से पूछता है क्या वो दोस्त बन सकते हैं जैसे 500 साल पहले इंसान और फेरीज थे। फेरा ये सुन उलझनों में थी। वो कोई ठीक जवाब नहीं देती, पर वो अभी भी टैमलिन पर पूरा भरोसा नहीं करती थी। पर हाँ, उसका अभी का नजरिया टैमलिन के लिए उनकी पहली मुलाकात से बिल्कुल अलग था। फेरा को पेंटिंग्स पसंद थी और टैमलिन उसे पढ़ना सिखाने और पेंटिंग करने उत्साहित करता है। फेरा रात को एक बुरे सपने से जाग जाती है, जिसमें वो सूरियल नागा और चेहरा विहीन औरत को देखती है जो उसकी गर्दन चीर रही होती है। तभी वो चीखने की आवाज सुनकर सीढ़ियों की तरफ भागती है और देखती है टैमलिन एक ब्लू फेरी को उठाकर ले जा रहा है, जो खून से लपटी और बुरी तरह जख्मी थी। उसे सरहद के पास पाया गया था। वो फेरी चीखती है कि उसने उसके पंख ले लिए, और वो रहस्यमयी औरत का नाम नहीं बताती। फेरा उस फेरी को दबाकर पकड़ लेती है जब टैमलिन उसके जख्म संभालने की कोशिश करता है। टैमलिन खून रोक नहीं पाता क्योंकि उसके जादू अब पहले जैसी शक्तिशाली नहीं थे। फेरा समझ जाती है कि फेरी अब मरने वाली है। वो उसकी जितनी मदद कर सकती थी वो करती है। जब टैमलिन एक पुरानी प्रार्थना बोलता है, फेरा उस फेरी का हाथ थाम लेती है और उसके आखिरी सांस तक नहीं छोड़ती। वो टैमलिन को समझाती है कि अगर वो उसकी जगह होती तो वो चाहती है कोई उसके साथ भी ऐसा करे। फेरा एंड्रेस को मारने के लिए टैमलिन से माफी मांगती है। फेरा फेरी को दफनाने टैमलिन से मदद का हाथ बढ़ाती है, लेकिन टैमलिन कहता है उसे अकेले ही दफनाना होगा और उसे लेकर अपने साथ निकल जाता है। अब फेरा और टैमलिन ज्यादा वक्त साथ बिताने लगे थे। दोनों अपने राज भी एक दूसरे के साथ बांटने लगे थे
और उनकी करीबियां बढ़ती जा रही थी। लूसियन और फेरा की दोस्ती भी अब गहरी हो चुकी थी और वो हैरान था फेरा की काबिलियत पर, जैसे कि उसने नागा से सूरियल की जान बचा ली। टैमलिन फेरा को बताता है जब उसके परिवार को मार दिया गया तब टैमलिन हाईलॉर्ड बन गया, लेकिन बहुत से लोग उसे छोड़कर चले गए क्योंकि उनका मानना था वो एक जानवर जैसा है। फेरा देखती है कि फेरीज बोनफायर्स बना रही थी और टैमलिन समझता है वो फायर नाइट की तैयारी कर रहे हैं। ये एक ऐसी रस्म थी जो जमीन को पूरे साल के लिए जीने देने वाली जादुई ताकत उत्पन्न करती है। टैमलिन फेरा को बताता है उसे इस रस्म में बुलाया नहीं गया है और सभी फेरीज से दूर रहने की चेतावनी देता है। जब वो गार्डन में जाता है, टैमलिन फेरा को छुपने के लिए कहता है। लूसियन टैमलिन के पास आता है और वो दोनों एक अदृश्य दुश्मन का सामना करते हैं। उस रहस्यमातक औरत के बारे में बात करते हैं जिसके हाथ में उनकी किस्मत है। जाने से पहले वो प्राणी हैरान होता है कि टैमलिन अपने पत्थर दिल के बावजूद इतना डर क्यों महसूस कर रहा है। टैमलिन फेरा को बताता है कि वो आटोर था, एक ऐसा प्राणी जो उन सभी भयंकर कहानियों पर खरा उतरता है जो इंसान और फेरीज के बारे में सोचते हैं। जब वो घर लौटते हैं, फेरा सोच में पड़ जाती है यह औरत कौन है जो टैमलिन और लूसियन को इतना डरा देती है। फायर नाइट शुरू होने वाला होता है। फेरा आग चमकती देखती है और ढोल के आवाजों को सुनती है। उसे एक जादू की तेज बू आती है। उसे यह सब कुछ अपनी तरफ खींचता है, लेकिन टैमलिन उसे कमरे में जाने, दरवाजा बंद करने और सुबह तक वहीं रुकने के लिए कहता है। फेरा मान जाती है, लेकिन कुछ ही देर में वो आग की तरफ खींची चली जाती है। वो पहले से ज्यादा फेरीज देखती है, लेकिन उनके चेहरे पहचान नहीं पाती। वो एक गुफा के मुंह के पास रुकती है जो पत्तों और फूलों से सजाई होती है। 3 फेरीज फेरा के पास आ जाते हैं, उन्हें कहकर कि वो फायर नाइट का मजा लेना चाहते हैं। उनकी आवाज में धमकी होता है। वो फेरीज फेरा के उसके ऊपर से उनके हाथ हटाने के विरोध को नजरअंदाज करते हैं। जब एक फेरी उसे धक्का देता है तब कोई उसे संभालता है और अपना हाथ उसके पास डाल देता है। वो 3 धमकीदार फेरीज भाग जाते हैं और फेरी उस आकर्षक अनजाने इंसान को धन्यवाद कहने पीछे मुड़ती है। वो अनजाना इंसान जो फेरा को उन धमकीदार फेरीज से बचाता है, उसकी त्वचा पीली होती है, काले बाल और वायलेट आंखें होती है। उसके चेहरे पर कोई मास्क नहीं था। वो एक हाईफे होता है, लेकिन टैमलिन के कोट का हिस्सा नहीं था। लूसियन जब फेरा को फायर नाइट पर देखता है तब वो हैरान और गुस्से में होता है। वो फेरा को उठाता है और जल्दी से वापस घर ले आता है। लूसियन फेरा को समझाता है कि टैमलिन अभी अपना होश खोकर बहका रहेगा और वो एक मेडन की तलाश करेगा और उनका मिलना अगले साल के लिए जमीन में नई जिंदगी को जन्म देने वाला जादू को जन्म देगा। लूसियन फेरा को कहता है कि अपने कमरे में जाए और किसी भी वजह से बाहर ना निकले। भूख लगे होने पर फेरा रसोई में कुछ खाने के लिए जाती है, लेकिन वहां टैमलिन से टकरा जाती है। टैमलिन उसे पकड़कर दीवार के साथ जबरदस्ती लगाता है और उसकी गर्दन काट लेता है। टैमलिन फेरा को कहता है कि दोबारा उसके कहे का विरोध ना करे। फेरा गुस्से में उसे थप्पड़ मारती है और वो गुस्से में वहां से चली जाती है। अगले दिन फेरा ऐसे कपड़े पहनती है जो उसके घाव को छुपाने की बजाय दिखाई दे, ताकि टैमलिन को उसकी गलती का एहसास हो। जब लूसियन पूछता है, टैमलिन मान लेता है उसने उसे काटा था, लेकिन जिम्मेदारी लेने से इनकार करता है क्योंकि फेरा ने उसकी बात नहीं मानी। फेरा अपने कमरे में जाकर खुश होती है कि पुराना टैमलिन वापस आ गया है। डिनर के वक्त दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और टैमलिन उसे गार्डन से लाए सफेद गुलाबों का एक गुलदस्ता देता है। एक बार फिर फेरा और टैमलिन की दोस्ती हो जाती है। फेरा टैमलिन से पूछती है क्या वो टैमलिन की मदद ब्लाइट से लड़ने में कर सकती है। टैमलिन उसे कहता है यह लड़ाई उसके अकेले की ही होगी। टैमलिन अब फेरा को उसके आंखों पर एक किस देता है, जिसके बाद फेरा प्रीथियन दुनिया के वो खूबसूरती को देख पा रही थी जो अब तक उसे छुपी थी। वहां की सभी बदबू अब फेरा के लिए खुशबू में बदल चुकी थी। लूसियन टैमलिन को बताता है कि उसे विंटर कोर्ट से चिट्ठी मिली है। ब्लाइट ने उनके 26 छोटे फे को अपना शिकार बना लिया है और उनके दिमाग को तोड़ दिया है। बाकी कोर्ट्स भी इस ब्लाइट के कारण मुश्किल में हैं, क्योंकि यह धीरे धीरे साउथ की तरफ बढ़ रहा है। अचानक टैमलिन खड़ा हो जाता है और दरवाजे की तरफ घुर्राता है। वो लूसियन से कहता है फेरा को खिड़की के पास अपने पीछे छुपाए। फेरा को जादू की खुशबू महसूस होती है। फेरा समझ जाती है कुछ बुरा होने वाला है, क्योंकि लूसियन और टैमलिन भी डर गए थे। जब वो सामने आता है तो यह वही अच्छा दिखने वाला
काले बालों वाला आदमी होता है जिसने फायर नाइट पे फेरा को बचाया था। उसका नाम राइसैंड होता है। वो टैमलिन का मजाक उड़ाता है। उसने अपने आप को या अपनी जमीन को 49 सालों तक बचाने की कोशिश नहीं की। लूसियन राइसैंड को अमरैंथा का नौकर कहता है। राइसैंड चाहता है कि टैमलिन लूसियन को उसके अपमान की सजा दे, लेकिन टैमलिन मना कर देता है। जाने से पहले राइसैंड देख लेता है कि टेबल 3 लोगों के लिए सीट की गई है। तभी उसकी नजर फेरा को देख लेती है और उसे पहचान लेती है। लूसियन झूठ बोलता है और कहता है फेरा उसकी मंगेतर है। राइसैंड लूसियन का मजाक उड़ाता है और कहता है वो फेरा को एक इंसानी पालतू की तरह रख रखा है। टैमलिन राइसैंड से कहता है कि वो चला जाए। राइसैंड अपने जादू का इस्तेमाल करके फेरा के दिमाग में घुस जाता है और टैमलिन गुस्से में चिल्लाता है कि उसे छोड़ दे। राइसैंड कहता है कि अमरांथा को फेरा को तोड़ने में मजा आएगा। वो टैमलिन को मजबूर करता है वो उसे ना बताने की भीख मांगे। टैमलिन और लूसियन अपने माथे जमीन पर रखकर राइसैंड के पैरों में गिरते हैं। जब राइसैंड फेरा से उसका नाम पूछता है वो झूठ बोलती है और अपनी बहन की दोस्त का नाम क्लेयर बेडोर बताती है। राइसैंड कहकर जाता है वो उससे अंडर द माउंटेन मिलेगा और अमरांथा को उनके सलाम पहुंचा देगा। फिर वो गायब हो जाता है। बिस्तर पर लेटे हुए भी फेरा को नींद नहीं आती। वो सोचती है कि ये अमरांथा कौन है। टैमलिन उसके कमरे में आता है और बताता है वो उसकी सुरक्षा के लिए उसे घर भेज रहा है। वो कहता है उसने एंड्रस को मारने का उसका जीवन ऋण अपने ऊपर ले लिया है। टैमलिन फेरा को यकीन दिलाता है उसने कुछ गलत नहीं किया है। फेरा विरोध करती है, कहती है वो उसकी मदद करना चाहती है लड़ने में, लेकिन टैमलिन अपना फैसला नहीं बदलता। वो कहता है वो खुद को भी प्रीथियन में इस खतरे से नहीं बचा सकता। टैमलिन फेरा से कहता है वो घर पे सबको यह समझा दे कि वो एक बीमार मासी के साथ थी ताकि अमरंथा के जासूस उससे दूर रहें। उस रात फेरा और टैमलिन करीब आते हैं। फेरा को एहसास होता है कि अब यही उसका घर है। जैसे ही वो सोती है टैमलिन उसके कान में आकर अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है वो उससे प्यार करता है। जब वो सुबह जागती है तो टैमलिन वहां नहीं होता।